वेलकम यू ऑल इन द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। और आज के इस पहले पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल मैम डॉक्टर निशा केवलिया मैम। और ये पॉडकास्ट को होस्ट करने वाली है हमारे ही कॉलेज की एक होनहार स्टूडेंट दीक्षा झा। दीक्षा झा एक सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट है। दीक्षा झा आज मैम के साथ पॉडकास्ट करेंगी, हमारे कॉलेज का पहला, जिसमें आपको काफ़ी सारी लॉ और लॉ से रिलेटेड, लॉ फील्ड से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to our first college podcast of चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। मैं दीक्षा झा हूँ और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैडम डॉक्टर निशा केवलिया, चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आज हम जानेंगे उनके एक्सपीरियंस, लीडरशिप और स्टूडेंट्स के प्रति उनके वैल्यूएबल थॉट्स के बारे में। वेलकम मैम। थैंक यू दीक्षा। मैम, मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपने आपके करियर की शुरुआत किस तरीके से की और ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया एजुकेशन फील्ड में आने के लिए? दीक्षा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे ये पसंद इसलिए आया क्योंकि लॉ के बारे में एक मिथक रहा है कि लॉ डिग्री कोई वैल्यू नहीं रखती है। स्पेशली जब हमारी जनरेशन ग्रेजुएशन पे जा रही थी तो शौक़ था मुझे, इसलिए मैंने लॉ में एडमिशन लिया। लेकिन फर्स्ट ईयर का जब मेरा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में मैंने क्लास में सेकंड पोजीशन ली थी और तब मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आप में क्वालिटी है, सिर्फ डेडिकेशन की ज़रूरत है। अगर आप कोशिश करोगे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी। तो उनके उस एक सेंटेंस ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे करियर का एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, तो मुझे ज़रूर इस ओर जाना चाहिए। और एक फैमिली से एक चीज़ सुनते आए थे कि बड़े आपको हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मेरे शिक्षक ने कहा कि नहीं, आप इसमें कर सकते हो और आपको आगे जाना चाहिए। तो इस तरह से लॉ की तरफ मैं मुड़ गई। आपके हिसाब से एआई और लीगल टेक्नोलॉजी के आने के बाद लीगल प्रोफेशन में क्या बदलाव आने वाले हैं आगे? एआई एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम है, क्योंकि लॉ में मुझे नहीं लगता इससे किसी भी तरह की कोई परेशानी खड़ी होने वाली है। हमारे एडवोकेट्स जो होते हैं वो काफ़ी ब्रिलियंट माइंड होते हैं और उन्हें पता है कि एआई का इस्तेमाल कैसे करना है। तो एआई उनके लिए वर्किंग प्रोसेस जो डिले होती थी, उस वर्किंग प्रोसेस में स्पीड ला देगा। और हमारी नई जनरेशन जो टेक्नो फ्रेंडली है, उसके लिए वो बहुत अच्छा एक टूल है कि किस तरह स्पीड से हम काम कर सकते हैं और समय को किस तरह से हम वैल्यूबल बना के उसको दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मैम, अकॉर्डिंग टू यू कॉलेज लाइफ में ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जो एक हर लॉ स्टूडेंट को करना चाहिए और जिनसे उनका डेवलपमेंट भी हो और आगे वो और अच्छा परफॉर्म कर पाए अपने लॉ की फील्ड में? देखिए दीक्षा, लॉ में जो मुख्य रूप से जो पार्ट ऑफ कैरिकुलम भी है, और पार्ट ऑफ कैरिकुलम इसलिए है क्योंकि ये लॉ एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन हमेशा एथिक्स पे चलता है। इस एथिक्स के लिए इसमें दो पार्ट होते हैं जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएंगे और हर लॉ स्टूडेंट को इसमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए अपने स्किल को ग्रो करने के लिए। पहला तो मूट कोर्ट प्रैक्टिस होता है। कोर्ट में मूट कोर्ट प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देती है। दूसरा होता है एक लीगल एड कैंप लगते हैं। लीगल एड कैंप आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको कनेक्ट करता है। तो जब स्टूडेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कनेक्ट होता है तो उसको उसके प्रोफेशन की एथिक्स की वैल्यू पता चलती है। तो एज ए लॉ स्टूडेंट आप में दोनों का बैलेंस होना चाहिए। प्रोफेशन के लिए भी आपका डेडिकेशन होना चाहिए, सोसाइटी के लिए भी इक्वली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का फील आपको होना चाहिए। मैम, एक और क्वेश्चन मेरा है, लीगल रिसर्च और लीगल ड्राफ्टिंग के लिए बच्चों को उसमें एक्सीलेंस लाने के लिए, वैसे लीगल रिसर्च और लीगल ड्राफ्टिंग लॉ प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चों को इसमें एक्सीलेंस लाने के लिए मैम आप कुछ गाइडेंस बताइए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अभी जैसे मैंने बोला आपको कि इंटर्नशिप में जब आप जाते हो तो आप कैसे स्टडी करते हो। बिल्कुल। कैसे स्टडी करते हो, डेफिनेटली डाउट्स आएंगे। जी। डाउट्स आएंगे तो वहाँ पे आपके पास सीनियर हैं,
आपको उनसे उस चीज़ पे डिस्कस करना चाहिए, आपको समझने की कोशिश करना चाहिए, साथ ही स्टडी पे आपको फोकस करना चाहिए। जी मैम। जब तक आपको लॉ नहीं पता होंगे तो लॉ के बिना आप रिसर्च पे नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। जब आप लॉ पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे उसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए और जुडिशरी ने कौन सा इंटरप्रिटेशन उसका एक्सेप्ट किया है, इसमें डिफरेंस समझ में आएगा। जी। तो इंटरप्रिटेशन एक्चुअल में जुडिशरी जो करती है, हम कहते हैं वो जस्टिस करती है, बिल्कुल मैम। एक्चुअल में जुडिशरी इंटरप्रिटेट करती है, जो लॉज बने हैं उन लॉज का इंटरप्रिटेशन करती है। ये डिपेंड करता है एडवोकेट के ऊपर कि वो किस पॉइंट को कन्विंस कर देता है और उस कन्विंस के हिसाब से ही इंटरप्रिटेशन ऑप्ट हो जाएगा। तो जब किसी केस में डिसीजन आता है तो आप अगर पूरा केस स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि वाकई में हमें किस तरह से अपनी बात को रखना चाहिए, जिसको आप क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड की वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहने पे आपका स्टडी कितना है ये शो होगा। और डेफिनेटली अगर आपका दोनों पे ग्रिप है तो आप अपनी बात को बहुत इजीली कन्विंस करवा लेंगे, क्योंकि कन्विंसिंग पावर तो हम में बाय बर्थ होती है। तो कन्विंस अगर आप करवा देते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पे बहुत अच्छे से ये प्रूव कर पाएंगे कि आपकी स्टडी प्रॉपर रही है, आपके साइटेशन देखने की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी रही है। तो ये सारी चीज़ आपको एक फाइल को स्टडी करने पे लर्न करने को मिलती है। तो जब आप अपने स्किल को ग्रो कर रहे हैं तो स्किल ग्रो करने में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो देता है वो केस स्टडी देता है। केस स्टडी इसका मेन। जी। तो रिसर्च में डेफिनेटली रिसर्च में आपको उससे बेनिफिट होगा। बिल्कुल मैम। प्लेसमेंट के लिए अभी लॉ के स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से प्लेसमेंट जो है ये लॉ की फील्ड में अप्रोप्रिएट है? देखो दीक्षा, इसमें लॉ स्टूडेंट की ओर से डिमांड आना बहुत नेचुरल है, क्योंकि सिनेरियो ही वही चल रहा है हमारा। लेकिन ये भी इतना बड़ा फैक्ट है उसके साथ में जुड़ा हुआ कि लीगल प्रोग्राम सेल्फ प्लेस्ड प्रोग्राम होता है ना। आपको डिग्री प्रॉपर वे में लेनी है, बीसीआई के लीगल रेगुलेशन के जो हमारे स्ट्रक्चर है उसको हमको फॉलो करते हुए लॉ की डिग्री आपको लेनी है, देन आपको बीसीआई से सनद प्रोवाइड हो जाती है और आप एज ए एडवोकेट अपना पावर लगाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब आप लिटिगेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इसीलिए ये प्रोफेशन भी है। बट पैरेलली क्योंकि हम सोसाइटी के सिस्टम से अलग नहीं जा सकते हैं और सिनेरियो जो चल रहा है उसमें बच्चों को भी हमें लेके चलना है कि उनको ये कंसेप्ट खुद क्लियर करना चाहिए कि क्या मुझे लिटिगेशन में जाना है या मेरे लिए जॉब पैकेज वो मैटर करता है। तो प्लेसमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लीगल फील्ड जो है काफ़ी वास्ट है। जी बिल्कुल मैम। विदाउट सिस्टम हम नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो कंट्री में सिस्टम चल रहा है वो रूल ऑफ लॉ से गवर्न हो रहा है। रूल ऑफ लॉ है, दैट मीन्स आपको हर चीज़ को सिस्टम में लेके चलना है, मतलब रेगुलेशन हर जगह है, लॉज हर जगह है। तो आपको अगर कहीं भी वायलेशन होता है तो वहाँ एक लीगल एडवाइज़र रिक्वायर्ड है। जी बिल्कुल। तो लॉ में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। तो चाहे आप आईटी का सेक्टर देख लो, वहाँ भी ऑब्वियस वायलेशन होगा ही, वहाँ एक लीगल एडवाइज़र चाहिए। बैंकिंग सेक्टर आप देख लें, इनफैक्ट आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वहाँ भी लीगल एडवाइज़र लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी केस फाइल हो जाते हैं कई बार। तो सिस्टम जहाँ पे लॉ से चल रहे हैं वहाँ हर जगह अपॉर्चुनिटी है। तो प्लेसमेंट की अगर स्टूडेंट डिमांड करते हैं और उनकी चॉइस है कि नहीं हमें जॉब करना है, तो डेफिनेटली हम उसको उस और मोल्ड कर सकते हैं और उसके लिए उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। मैम इंटर्नशिप एक स्टूडेंट की लाइफ में, लॉ स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके हिसाब से एक लॉ स्टूडेंट को कब से इंटर्नशिप स्टार्ट करनी चाहिए और इसका क्या इम्पोर्टेंस है एक स्टूडेंट की लाइफ? हाँ, इंटर्नशिप लॉ स्टूडेंट के लिए मस्ट है, बिकॉज ऑफ पार्ट ऑफ कैरिकुलम। जी बिल्कुल। बट फर्स्ट ईयर में जैसे अपने यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 3YD और 5YD, 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड 5YD है, 5 ईयर प्रोग्राम है, और लॉ प्रोग्राम 3 ईयर्स का भी है। दोनों ही प्रोग्राम में मेजर डिफरेंस आता है कि इंटीग्रेटेड में आफ्टर 12th बच्चा पहले जो
मर्ज डिग्री है उसके सब्जेक्ट भी साथ में लेके चलता है। जी तो लॉ के सब्जेक्ट का उसका टर्न आने में थोड़ा टाइम लगता है। जी मैम। उसी तरह से 3YD प्रोग्राम में डे फर्स्ट मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से वो लॉ के सब्जेक्ट ही जी, पढ़ता है। बिल्कुल। तो दोनों के लिए ही एक अप्रोप्रिएट टाइम जो निकल के आता है वो आता है जब उनका सेमेस्टर एग्जाम हो गया है, सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, उस ड्यूरेशन में वो फर्स्ट सेम से ही जा सकते हैं। फर्स्ट सेम से। फर्स्ट सेम के बाद में क्योंकि आफ्टर 12th जो स्टूडेंट आ रहा है उसे एडवोकेसी क्या होती है इसका मीनिंग समझने में आसानी होगी, क्योंकि उसके पास सब्जेक्ट में वो जी ईयर वाइज लेट आएगा पढ़ने में, जी। तो सिस्टम समझने में आसानी होगी। जितना और जल्दी वही हो सके। जितना जल्दी हो सके उसको, क्योंकि आफ्टर डिग्री उसके पास लिटिगेशन के लिए अपॉर्चुनिटी आ जाएगी तो वो जाके कोर्ट ज्वाइन कर सकता है। जी मैम। तो उसका अर्निंग वाला भी एक, क्योंकि नेम और फेम बच्चों का मेन ऑब्जेक्ट आज के डेट में वही है, तो उसके लिए वो प्रिपेयर हो जाता है। सिमिलरली 3YD प्रोग्राम में भी क्योंकि लॉ पढ़ रहा है उसमें इतनी नॉलेज है तो वो एडवोकेसी को समझने के लिए, कोर्ट के सिस्टम को समझने के लिए, आपके टाइप्स ऑफ कोर्ट को समझने के लिए कैपेबल है, तो उसे उस तरह से बेनिफिट वहाँ से मिल सकेगा। तो दोनों के लिए ही कंफर्टेबल रहेगा कि अगर वो सेमेस्टर ब्रेक को यूटिलाइज करें, मैम उस समय उनको इंटर्नशिप करना बिल्कुल फेवरेबल रहेगा। इम्पोर्टेंस मैम, अगर फॉर एग्जांपल मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ तो इसके लिए मेरी लाइफ में इसका क्या, आपने बिल्कुल अभी जैसे कहा कि फर्स्ट सेम में बच्चों को इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तो इसका और क्या बेनिफिट रहेगा? देखिए, इंटर्नशिप आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। जी जो आप बुक में पढ़ रहे हैं वो वहाँ प्रैक्टिकल होते हुए देखते हैं, जी और जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। जी कॉन्फिडेंस लेवल अप होने के साथ आप सेल्फ असेस भी कर पाते हैं कि हाँ, मुझे कितना टाइम अपनी प्रैक्टिस को देना होगा, प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, और सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है आप केस स्टडी के लिए वहाँ पे फाइल देख पाते हैं। तो अगर केस स्टडी जब आप करते हैं तो आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी जो है माइंड की, एनालिटिकल कैपेसिटी ग्रो करती है, जी और ऑब्वियस जब आपकी सारी चीज़ें ग्रो करती हैं तो आप फाइनेंशियल गेन के लिए तो बहुत जल्दी कैपेबल हो जाएंगे। हाँ, कि कौन से रिकमेंड करेंगे। राइट, ठीक है मैम। लॉ स्टूडेंट को कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज करने चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? हाँ बेटा, इसमें देखो दीक्षा, अपन कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉ का कैरिकुलम है जी उसमें बेसिक लॉज पढ़ाए जा रहे जी हैं, मैम, बेसिक। बट हम ग्लोबल एज में हैं, कुछ इशू ऐसे क्रिएट हो रहे हैं जो ज़रूरी नहीं कि पार्ट ऑफ कैरिकुलम हो, स्टूडेंट ने पढ़े हों जी और उसका इंटरेस्ट उसमें आ रहा है, तो उससे रिलेवेंट क्या लॉ से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी लाइबिलिटी है कि हम ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर जी, रहे हैं, correct। सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अगर उसमें भी हम स्पेशलाइजेशन देखना चाहें तो हम ह्यूमन राइट का डिप्लोमा प्रोग्राम या सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी रिसेंट जो इंट्रोड्यूस हो रहा है एआई, लेकिन एआई अभी लॉ में पूरी तरह से लीगलाइज नहीं हुआ है, बहुत सारे इशू आ रहे हैं, उस पर भी स्टडी ही चल रही है। तो हम एआई को समझने के लिए कुछ टेक्निकल जो डिप्लोमाज होते हैं या एआई किस तरह से वर्क कर रहा है उसको भी समझ सकते हैं, जस्ट बिकॉज आप, क्योंकि आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपके पास कौन सा क्लाइंट क्या लेके आ रहा है इशू आपको नहीं पता है। तो अगर आप उस टेक्निक को समझेंगे तो डेफिनेटली आप अपने क्लाइंट के साथ जस्टिस कर पाएंगे। तो वो टेक्नो फ्रेंडली होना एक बात होती है, और टेक्निक का मिसयूज कैसे करके किसी के राइट का वायलेशन होता है ये समझना दूसरी बात होती है। तो हम टेक्नो फ्रेंडली है तो हमें टेक्नोलॉजी में भी अगर कहीं हमारे पास जैसे आपको गूगल सॉफ्टवेयर है, इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के जो आपके कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं आप वो कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैम, आज के टाइम पे लॉ एक डिग्री ही नहीं, एक माइंडसेट बन गया है। मैम, अकॉर्डिंग टू यू एक अच्छा लॉयर बनने के लिए ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो एक स्टूडेंट को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए? देखो, सिर्फ लॉ में ही नहीं, हमेशा से जो रिक्वायरमेंट एक ह्यूमन बीइंग की होती है वही अच्छे एक एडवोकेट के होने चाहिए, और उसमें बेस्ट है सबसे पहले ऑनेस्टी। जी मैम, ऑनेस्टी इज मस्ट, डेडिकेशन,
डेडिकेशन एंड लेबोरियस। ये 3 चीज़ें हमेशा सक्सेस की फर्स्ट स्टेप होती है। अगर आपके साथ ऑनेस्टी है तो आप ऑनेस्टी के साथ में अपने वर्क को फुल डेडिकेशन के साथ में पूरी तरह से आप अपने आप को समर्पित करें। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट आता है, जो ह्यूमैनिटी वाली बात हम कर लेते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले ह्यूमन होना चाहिए। तो ऑब्वियस मॉरल वैल्यूज़ और सिंपैथी वाला, हमें वो पार्ट हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। तो हम ईमानदारी, नैतिकता और सहृदयता, इन 3 गुणों को लेकर चलते हैं और उसके लिए हमारा डिसिप्लिन और डेडिकेशन फुल है, तो डेफिनेटली सक्सेस आपसे दूर कभी नहीं रह सकती। तो ये एक बहुत अच्छा एडवोकेट होने के लिए प्रोफेशन के प्रति ऑनेस्टी, मानवीयता के प्रति ऑनेस्टी और सोसाइटी के प्रति ऑनेस्टी मस्ट है। मैम, आपके इस आंसर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुकी हूँ अभी। एक ऑनेस्टी, बिल्कुल ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। मैम, पिछले 20-30 सालों में लीगल प्रोफेशन में आपने ऐसा क्या नोटिस किया जो आगे? ये बहुत ही अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन की उम्मीद थी। अगर नहीं होता तो मैं बोलती आपको पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी इस फील्ड में अप्रॉक्स 25 ईयर्स हो गए हैं। जी। और जब मैं लॉ डिग्री के लिए गई तब मेरे साथ में गर्ल स्टूडेंट 10% थी। 10% गर्ल्स स्टूडेंट हुआ करती थी लीगल एजुकेशन में। प्रेजेंटली मैं अपने इंस्टीट्यूट की ही बात करूं तो मेरे यहाँ 70-30 का रेशो है। 70% गर्ल्स हैं, 30% बॉयज़ हैं। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज आया है सोसाइटी में लीगल एजुकेशन को लेके, गर्ल्स की अवेयरनेस और डेफिनेटली पेरेंट्स की भी होगी। पेरेंट्स की परमिशन के बिना बच्चे कैरियर डिसाइड नहीं कर पाते। अभी इंडिया में ये चीज़ हमारे यहाँ पे स्टेबल है और हमें इस पे प्राउड है कि बच्चे आज भी पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, उनकी सलाह को वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनका सपोर्ट बहुत बड़ा है कि पेरेंट्स बच्चों के सपोर्ट में आए हैं, गर्ल्स को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया है। जुडिशरी में भी इसका इम्पैक्ट आने लगा है। तो गर्ल्स वाला पार्ट जो एजुकेशन का किसी समय था कि गर्ल्स एजुकेशन ही नहीं है, जी जी, वहाँ पे लीगल एजुकेशन में गर्ल्स की नंबर्स ऑफ स्टूडेंट के रूप में उनको बढ़ना डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंज है। गर्ल्स का इन्वॉल्व, आप भी एग्री करेंगे क्योंकि आप भी गर्ल हैं और मैं भी एक फीमेल में हूँ आज की तारीख में, और ये मेरे लिए एक प्राउड की बात है। और ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी के लिए भी एक गर्व का विषय होना चाहिए कि क्योंकि एक हमारे यहाँ कहावत रही है कि अगर माँ पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो उसी तरह से अगर एक माँ लीगली राइट्स को लेके अवेयर है, सोसाइटी को लेके अवेयर है, डेफिनेटली सोसाइटी हमारी सिविलाइज्ड कहने के लिए कहीं ना कहीं राइट रखती है। जी मैम, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था जो आज मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। आज के टाइम पे लॉ स्टूडेंट्स के पास आपके हिसाब से अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है या फिर डिस्ट्रैक्शन एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत, मैं खुद उस चीज़ को फेस कर रही हूँ अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी, तो मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखो, दोनों ही क्वेश्चन में जो आपका है तो डाउट्स तो नहीं है, दोनों ही चीज़ें हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटी की तो डेफिनेटली हमारे पास में अभी कहीं दूर दूर तक कोई कमी होने के चांस नहीं है, बिकॉज अब हम लोग ग्लोबल एज में हैं। जी मैम, ग्लोबल एज में है तो हमारे पास दो तरह से अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। पहले हमारे पास सिर्फ इन हाउस होती थी, मतलब आपका डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो हो रही थी वो हो रही थी। अब डोमेस्टिक में भी हमारे पास में जिसको अपन बोलते हैं फैमिली प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी। जनरली लड़ाई झगड़े हमारे फैमिली के मैटर को लेके, मेंटेनेंस को, डिवोर्स को लेके, बच्चे की कस्टडी को लेके या ज़मीनों को लेके होते थे। बट प्रेजेंट सिनेरियो ग्लोबल एज में कन्वर्ट हुआ है, मतलब हम कंज्यूमर एज में आ गए हैं। और जब कंज्यूमर एज में आए हैं तो हमारे ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे है। तो हमारे पास आज की तारीख में जो अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है वो इंटरनेशनल लेवल पे निकल के आ रही है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट तो है ना। जहाँ बिजनेस है वहाँ कन्फ्लिक्ट है, जहाँ प्रोफेशन है वहाँ कन्फ्लिक्ट्स हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है।
तो जहाँ कन्फ्लिक्ट है वहाँ अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल मैम। हम इससे डिनाई नहीं कर सकते। लीगल प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटी ही कन्फ्लिक्ट से है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कन्फ्लिक्ट है तो किसी न किसी का राइट का वायलेशन तो जरूर हो रहा है, और उसके लिए आप अपनी चॉइस से अपना एरिया चूज कर सकते हैं। चाहे आप मेडिकल नेग्लिजेंसी की बात कर लें, चाहे आप कमर्शियल में आप जाके देख लें, तो आप इंडस्ट्री डिस्प्यूट की बात कर लें, आप ऑफिशियल में जाके देख लें, और जो ब्लू कॉलर क्राइम्स हैं हमारे, वो तो हैं जिसको हम परंपरागत अपराध बोलते हैं, लाइक चोरी है, लूट है, डकैती है, मर्डर है, आपको कहीं भी असल्ट हो जा रहा है, वो सारी चीज़ें तो रूटीन में रहती हैं, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी है तो वो होना ही है। तो अपॉर्चुनिटीज़ की तो कमी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि डिस्ट्रैक्शन, तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट भी अभी हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आपने खुद ने फील किया, क्योंकि ये एक गैजेट हमारे हाथ में आ गया है, मोबाइल। तो मोबाइल से बच्चों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाह रहे हैं मोबाइल देखना, आपको पता है कि मुझे अभी मैंने अपना एक टाइम टेबल सेट किया है, मुझे समय स्टडी करनी है, या फैमिली टाइम है, या फ्रेंड्स के साथ XYZ, बट मुझे मोबाइल नहीं देखना है। बट आपको उसी काम के लिए अगर मोबाइल की ज़रूरत पड़ रही है, आपने मोबाइल हाथ में लिया, आपने कॉल किया कि हाँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में हूँ, इस काम के लिए जा रहे हैं, बस जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, आपका कॉल कट होगा तो उसके साथ एक एड आएगा साथ में, कहीं आपके दिमाग में रहा है कि नहीं मुझे कुछ परचेस करना था, और उस एड में वो चीज़ दिख गई, तो आप भूल जाओगे, आप तुरंत उस एड के ऊपर चले जाओगे। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कंट्रोल करना यूथ के ही हाथ में है, उन्हें इसको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वो ये जानते हैं कि मोबाइल हमें अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो मोबाइल ज़रूरी है, बट सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, और उसी वजह से दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही है, पैशंस लेवल डाउन हो रहा है। अभी की नई जनरेशन के साथ में पैशंस नहीं है, और हमारे प्रोफेशन की, लीगल प्रोफेशन की डिमांड ही पैशंस है, बिल्कुल। क्योंकि आपने वो डायलॉग सुना होगा ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो तारीख पे तारीख मतलब हमारा नंबर आएगा, तारीख मिलेगी, तो पैशंस से ही आप ग्रो करेंगे। लॉ प्रोफेशन इमीडिएट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देता है, ये आपसे पहले आपके 100% की डिमांड करता है। जब आप अपना 100% देते हैं तो आफ्टर 5 to 10 ईयर ये आपको 200% रिटर्न करने लगता है, लेकिन वो 100% देने तक का पैशंस बच्चों में होना चाहिए, पेशेंस तो मस्ट है। और पेशेंस के लिए एक मैं छोटी सी चीज़ कहूँगी, जो आपने पूछी तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है बताना चाहिए। जी मैम। पेशेंस आपका अपने आप आएगा अगर आप अपनी स्टडी से प्यार करने लगेंगे, बिल्कुल। और लीगल स्टडी, केस स्टडी से आपको बहुत अच्छे से आपकी लर्न करने के लिए मौका देती है। तो छोटी छोटी स्टोरीज आप समझते हैं और वहीं से आप लॉ को निकाल के लेके आते हैं। बिल्कुल मैम। तो उस गैजेट को आप अपना एक टूल बना लें। अभी क्या हो रहा है, बच्चे गैजेट को अपना मास्टर बना रहे हैं, तो गैजेट को सर्वेंट रखेंगे तो ग्रो करेंगे, मास्टर बनाएंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कास्ट को एंड करते हैं, उससे पहले मेरे आपसे कुछ सवाल है, जिसके छोटे छोटे सवाल है जिसके आप फटाफट आंसर देने की कोशिश करिएगा। जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैम, लिटिगेशन या फिर कॉर्पोरेट लॉ? बोथ। बोथ। कॉन्स्टिट्यूशन या क्रिमिनल लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मैम, आप इसको प्रेफर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ पैरेंटल लॉ। जी मैम। मैम, स्टूडेंट के लिए ऐसी कोई गाइडलाइंस जो आप देना चाहेंगे आपकी तरफ से? करिए। ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर। मोड कोड या फिर इंटर्नशिप? इंटर्नशिप एंड मोड कोड बोथ। बोथ आर इम्पोर्टेंट। मैम, अब हम पॉडकास्ट की एंडिंग की तरफ आ गए हैं। मेरे कुछ छोटे छोटे सवाल हैं आपसे जिनका आपको क्विकली आंसर देना है। या कॉर्पोरेट लॉ? बोथ। मैम, आपके कुछ फेवरेट केस लॉज जो आप? केशवानंद भारती और गोलकनाथ। 3 वर्ड्स में अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन को डिस्क्राइब करना चाहें तो वो 3 वर्ड्स कौन से होंगे? इंटीग्रिटी,
ऑनेस्टी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मैम कोई ऐसी बुक जो एक हर लॉ स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए? बिफोर फेट्स ऑफ मेमोरी, एस नरीमन की बुक है। मैम जैसे अभी आपने बुक का नाम बताया, तो मैं पर्सनली जानना चाहूँगी कि इस बुक में ऐसा क्या है जो एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए जिससे और इंस्पिरेशन मिले? एग्जैक्टली, एस नरीमन एक काफ़ी अच्छे हमारे एडवोकेट हुए हैं। जी मैम। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को इसमें लिखा है जी, जी। और उस एक्सपीरियंस में उन्होंने सबसे ज़्यादा चीज़ जो ऑनेस्टली एक्सेप्ट की है कि एक एडवोकेट को अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए और ऑनेस्टी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जी मैम। आप ऑनेस्टली अपने प्रोफेशन के साथ में आप बिहेव करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपको रिटर्न होती हैं। तो एक बेस्ट एडवोकेट के अंदर ईमानदारी, निरंतरता, अनुशासन और नैतिकता, ये गुण होने ही चाहिए। अगर आप एस नरीमन को पढ़ते हैं जी। तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ, ये गुण के साथ हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि अभी कई बार ये सुनने में आया है कि जो ऑनेस्ट होता है वो ग्रोथ नहीं करता है, अगर सिस्टम से चलता है तो ग्रोथ नहीं करता है, मॉरल वैल्यू के साथ चलता है तो ग्रोथ नहीं करता है। जी। तो अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जी। जहाँ पे बोला जाता है कि एडवोकेट्स तो झूठ बोलते हैं। जी। तो वहाँ आप सीखेंगे कि नहीं, एडवोकेट्स झूठ नहीं बोलते, वो ईमानदारी के लिए लड़ते मैम हैं। क्योंकि ऐसा बहुत सुनने में आता है कि एडवोकेट्स झूठ बोलते हैं, ये प्रोफेशन ही झूठ बोलने वाला है। ये मैंने खुद भी पर्सनली मैम बहुत सुना है लोगों से, जब ये लोग ऐसा कहते हैं। तो नहीं, एडवोकेट कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि एडवोकेट अपने लिए बात ही नहीं कर रहा होता है। जी मैम। तो जब हम अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं तो हम झूठ कैसे बोलेंगे? हम किसी के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में खड़े हुए हैं। जी, जी। उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसे ठीक लगता है, जो उसका प्रोफेशन उसको परमिशन देता है, वो करता है। एडवोकेट कभी झूठ नहीं बोलता। और मैम जैसे अभी आपने बताया कि आपके फेवरेट केस लॉज के बारे में, थोड़ा मुझे उसका ओवरव्यू बताएंगे आप? केशवानंद भारती को पढ़ना ही चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्निंग पॉइंट था। जी जी मैम। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ सामने लाई गई कि अगर लॉ है, अगर जुडिशरी है, तो वो सबसे ऊपर है और फंडामेंटल राइट को किसी भी तरह से कोई भी गवर्नमेंट कभी भी अपने बेनिफिट के लिए चेंज नहीं कर सकेगी। तो वो प्रोसेस कैसे हुई, इसके लिए मैं एक और चीज़ आपने पूछा नहीं लेकिन बताना चाहूँगी। जी जी। नानी पालकीवाल को समझना चाहिए। उनका एक बहुत अच्छा किस्सा मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट हाँ। के पद के लिए भी ऑफ़र किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो सॉलिसिटर जनरल के लिए भी ऑफ़र किया गया और बहुत रिक्वेस्ट की गई थी कि वो कर लें। फाइनली उन्होंने कहा कि मैंने झिझकते हुए उसको हाँ कर दिया और मुझे लगा मैं सुकून से सो सकूँगा, क्योंकि सबसे कीमती हमारी नींद होती है जो बिना किसी तनाव के हमको मिलती है। जी मैम। उस दिन जिस दिन मैंने कंसेंट दी कि हाँ मैं इस पोस्ट को ज्वाइन कर लूँगा, मेरी नींद सुबह 3 बजे खुल गई और सुबह 3 बजे खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ और मैंने सुबह ससम्मान उसके लिए मना कर दिया कि नहीं, मैं ये पद ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। जी मैम। और उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया और तब मुझे समझ में आया कि आने वाले समय में मुझे गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही खड़ा होना था। तो ये किस्सा उनका केशवानंद भारती के केस के संदर्भ में मैंने पढ़ा था। जी मैम। तो इसलिए केशवानंद भारती माइलस्टोन है। केशवानंद भारती के बाद में फिर राजेंद्र प्रसाद है, गोलकनाथ है, मिनर्वा मिल है, सब जगह जाके फाइनली ये चीज़ हो गई कि हाँ, हमारे फंडामेंटल राइट को, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान है, जी मैम। उसको कोई भी गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए नहीं बदल पाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट ही सोशल जस्टिस है। तो फंडामेंटल राइट उसको प्रूव करते हैं, तो फंडामेंटल राइट स्टिल बने रहेंगे, वो किसी भी तरह से किसी भी माध्यम से बदले नहीं जा सकेंगे। थैंक यू मैम, इट्स वेरी प्लेजर टू हैव यू मैम। अब पॉडकास्ट को एंड करना पड़ेगा, उससे पहले आपका वैल्यूएबल टाइम आपने हमें यहाँ पर दिया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू मैम। और थैंक यू सो मच मैम, दीक्षा। और आने वाले टाइम में मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी आपका पॉडकास्ट ऐसे ही लूँ और आगे भी मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी मैम। और जब स्टूडेंट इस जगह पे खड़े होते हैं
तो डेफिनेटली बहुत गर्व लगता है कि गर्व की अनुभूति होती है कि बच्चा किस तरह से अपने आप को पॉलिश कर रहा है। तो बच्चे अगर इस तरह से सामने हैं तो लॉ का भविष्य निसंदेह बहुत अच्छा है। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो जिसमें डॉक्टर निशा केवलिया मैम ने अपनी गाइडेंस फ्यूचर जनरेशन लॉयर्स और लॉ के फील्ड में हमें काफ़ी सारी नई चीज़ों को और नई गाइडेंस को हमें दिया, और जिससे आई होप आप सभी को भी काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने का मौका मिला होगा। तो ये था हमारा पहला पॉडकास्ट, लेकिन इन फ्यूचर हम आएंगे ऐसे कई खूब सारे नए पॉडकास्ट के साथ, हमारे प्रोफेसर्स के साथ जो कि PhD होल्डर्स इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऐसे कई लॉ के फील्ड्स में हैं। तो इन फ्यूचर हमें उनका भी पॉडकास्ट आपके साथ लेने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।